ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूमिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका बड़े ही ध्यान से अपने मोबाइल फोन में आकाश के एक्सीडेंट का वीडियो फोटोज देखने लगी। आकाश के एक्सीडेंट के ठीक कुछ सेकंड पहले अनिका को वह घूंघट वाली औरतें अपने सर पर पानी का घड़ा लिए रास्ता क्रॉस करती हुई नजर आई। औरतें एक ही तरह की घाघरा चोली पहनकर सर पर घड़ा रखकर रास्ता क्रॉस कर रही थी। उन्हें देखकर किसी भी तरह से कोई बात अनयूजुअल नहीं लग रही थी, मगर फिर अचानक अनिका ने देखा कि ठीक बीच में चल रही औरत ने रास्ते के बीचों बीच आने के बाद अपने घड़े के अंदर हाथ डाला और रास्ते पर कुछ फेंका। अनिका ने वीडियो वहीं पर पॉज कर दिया। अनिका बार बार रिवाइंड करके उस फुटेज को देखने लगी। अनिका को ये यकीन हो गया कि उस औरत ने घड़े में से कुछ निकालकर रास्ते पर फेंका था, मगर वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी ना हो पाने की वजह से अनिका को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर उस औरत ने घड़े में से क्या निकाला था और रास्ते पर क्या फेंका था। अनिका बार बार वीडियो जूम करके उसे रिवाइंड करके देख रही थी, मगर फिर भी अनिका यह पता नहीं लगा पा रही थी कि उस औरत ने रास्ते पर क्या फेंका था। कुछ देर तक वीडियो देखने के बाद अनिका उस जगह पर गई जहां उस औरत ने कुछ फेंका था। आकाश के एक्सीडेंट को कई घंटे बीत चुके थे। अनिका को रास्ते पर कोई चीज पड़ी नजर नहीं आ रही थी। कई घंटे में कई गाड़ियां उस रास्ते पर चली होगी, इसलिए जो भी चीज उस औरत ने फेंकी थी उसका अब तक वहां होना नामुमकिन था। अनिका ने जब वीडियो आगे देखा तो औरतों के रास्ता क्रॉस करने के बाद जब आकाश की गाड़ी ठीक उस जगह पर पहुंची तो पहुंचते ही गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी तेजी से पेड़ से जाकर टकरा गई। औरत काफी देर तक वहीं खड़ी आकाश की कार की ओर देखती रही थी। लोगों की भीड़ जमा होने के बाद वह औरत ही वहां से निकल गई। वीडियो फुटेज में अनिका ने जो कुछ भी देखा था उससे किसी भी बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। अनिका बड़े ही ध्यान से रास्ते पर बने कार के टायर मार्क्स को देखने लगी। अनिका यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ था जिससे ड्राइवर ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, और जो ड्राइवर सबसे सेफ माना जाता था वो अचानक ही गाड़ी पर अपना कंट्रोल कैसे घुमा बैठा। अनिका ने जब गौर से रास्ते पर बने टायर मार्क्स को देखा तब उसे एहसास हुआ कि टायर मार्क्स के निशान में काफी फर्क नजर आ रहा था। जब कार रास्ते पर थी तब टायर मार्क्स के काफी पतले निशान नजर आ रहे थे, मगर पेड़ तक पहुंचते पहुंचते वह निशान काफी मोटे हो गए थे। इसका मतलब साफ था कि गाड़ी के आगे दोनों टायर के फटने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। यह बात जैसे ही अनिका के दिमाग में आई, अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि जो बात अनिका ने नोटिस की थी वह अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने नोटिस क्यों नहीं की थी। अनिका अपने मोबाइल फोन में टायर मार्क्स की तस्वीर खींचने लगी। तभी अचानक अनिका के कानों पर कुछ औरतों के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। अनिका ने उस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और रास्ते पर बने टायरों के निशान की तस्वीर खींचती रही। रास्ते से लेकर उस पेड़ तक अनिका ने एक वीडियो बनाया जिस पेड़ से आकाश की कार टकराई थी। धीरे धीरे अनिका के कानों पर औरतों के गीत की आवाज बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की औरतें कोई भजन गा रही थी। वीडियो लेने के बाद जैसे ही अनिका ने मुड़कर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि घूंघट डाली कुछ औरतें तालियां बजाकर भजन गाते हुए अनिका के पास आ रही थी। यह वही औरतें थी जो वीडियो फोटोज में दिखाई दे रही थी। अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वह औरतें जोर जोर से गाना गाती हुई तालियां बजाकर अनिका के पास आने लगी। उन सारी औरतों के सर पर वही पानी के घड़े थे जो वीडियोज में नजर आ रहे थे। उन औरतों का पहनावा भी ठीक उसी तरह का था जैसा वीडियो में नजर आ रहा था। अनिका को पूरा यकीन था कि यह वही औरतें थी जो वीडियो में नजर आ रही थीं। जैसे जैसे औरतें अनिका के पास आने लगी, अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक वह औरतें अनिका से कुछ मीटर दूर खड़ी हो गईं। अचानक ही उन्होंने गाना गाना भी बंद कर दिया था। अनिका फटी हुई आंखों से घूंघट डाली उन औरतों को देखती रही। अनिका को किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। घूंघट काफी लंबा था, मगर उन औरतों की आंखों के ठीक सामने एक पतली सी जाली नजर आ रही थी। घूंघट में बनी इस जाली के जरिए वह औरतें सब कुछ देख पा रही थी, मगर उस जाली की बनावट कुछ ऐसी थी कि उन औरतों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
तभी उन औरतों की टोली से अचानक एक लंबी सी औरत अनिका की ओर आगे बढ़ी। अनिका के पास अपने बचाव के लिए ना तो कोई हथियार था और न ही उसे आसपास कोई नजर आ रहा था। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका ने उन औरतों को अपने मार्शल आर्ट के जरिए डिफेंड किया तो उन औरतों का बचना मुश्किल था। तभी आगे बढ़ रही उस औरत ने फिर से ठीक उसी तरह से घड़े में अपना हाथ डाला जैसा वीडियो में नजर आ रहा था। उस औरत ने घड़े में से एक मुट्ठी बाहर निकाली और जैसे ही मुट्ठी खोली अनिका कुछ भारी लोहे के कीले नजर आई। इससे एक बात साफ हो गई थी कि उस औरत ने आकाश की कार के सामने यही कील डाली थी, जिससे आकाश की कार के टायर फट गए और ड्राइवर कार की कंट्रोल घुमा बैठा और इन्हीं कीलों की वजह से आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। इसका मतलब साफ था, आकाश के हत्यारे इस वक्त अनिका की आंखों के सामने खड़े थे। उन सारी की सारी घूंघट पहने हुई औरतों ने ही अनिका के भाई की जान ली थी। अचानक उन औरतों में से एक औरत ने फिर से भजन गाना शुरू कर दिया और अपने हाथ में लिए थाली को लेकर धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका के पास आकर उस औरत ने अनिका की आरती उतारना शुरू कर दिया। अनिका हैरानी से उन औरतों की एक एक हरकत को नोटिस कर रही थी, मगर इससे पहले कि अनिका उनसे कोई भी सवाल करे, अनिका की आंखें भारी होने लगी थी। धीरे धीरे अनिका को अपने सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उससे बहुत ज्यादा नशा कर लिया था और अनिका के लिए अब खुद के पैरों पर खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते वह घूंघट वाली औरतें अनिका के इर्द गिर्द एक गोला बनाकर खड़ी हो गईं और सभी औरतों ने अपनी भजन की स्पीड और आवाज तेज कर ली। लड़खड़ाकर जमीन पर गिर रही अनिका के हाथों में मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। अनिका जैसे ही जमीन पर गिरी, अनिका का मोबाइल रास्ते के बगल में ठीक पेड़ के नीचे जा गिरा, जिस पर रोहित का नंबर फ्लैश हो रहा था। अनिका ने कॉल नहीं उठाया तो रोहित ने अनिका को मैसेज भेजा। रोहित ने मैसेज में लिखा था, वेयर आर यू, प्लीज कॉल मी। तुमने काफी देर से आराम नहीं किया है, घर आ जाओ, कुछ देर आराम कर लो, बच्चे भी तुम्हारी वेट कर रहे हैं। रोहित बच्चों के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रोहित के चेहरे पर परेशानी देखकर रिया ने रोहित से पूछा, क्या हुआ पापा, मम्मा ने कॉल नहीं उठाया? रिया की बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, हाँ तुम तो जानती हो तुम्हारी मम्मा डॉक्टर है, शायद कोई इमरजेंसी केस आया हो, वह पेशेंट को अटेंड कर रही होगी, इसलिए कॉल नहीं उठा पा रही है, मगर तुम लोग खाना खा लो। तभी अलेक्जेंडर ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से 10 मिनट और इंतजार करते हैं, अगर माँ आ जाएंगी तो हम सब उनके साथ मिलकर खाना खाएंगे। बच्चों की जिद करते हुए देखकर रोहित भी उनकी बात को टालना नहीं चाहता था। रोहित ने दोबारा अनिका को कॉल लगाया, मगर इस बार कुछ रिंग बजते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रोहित काफी हैरानी से अपने फोन स्क्रीन पर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उसका कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर रही थी। अनिका अगर किसी पेशेंट को अटेंड कर रही होती तो जरूर उसने अपना मोबाइल फोन अपने असिस्टेंट को दे रखा होता, मगर अनिका के असिस्टेंट कभी भी अनिका के मोबाइल फोन की बजती हुई रिंग डिस्कनेक्ट नहीं करती थी। 10 मिनट गुजर गए और उन 10 मिनट में रोहित ने कम से कम 10 बार अनिका को कॉल लगाया, मगर हर बार कुछ रिंग बजते ही रोहित की कॉल काट दी जाती। अनिका ने इससे पहले कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका बार बार कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर रही थी। न ही अनिका रोहित के मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। रोहित बड़ी ही परेशानी में नजर आ रहा था। जब अचानक रोहित ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो रिया ठीक रोहित के पीछे खड़े होकर रोहित का मोबाइल फोन देख रही थी। रिया ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ पापा, मम्मा कॉल नहीं रिसीव कर रही? रोहित बच्चों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए रोहित ने रिया को अपने पास वाली चेयर पर बिठाते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, मम्मा कोई जरूरी केस अटेंड कर रही होगी, तुम लोग अब खाना शुरू करो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बिठाने के बाद रोहित घर से बने अपने पर्सनल ऑफिस में चला गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। रोहित अपने ऑफिस में कुछ देर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाता रहा। रोहित बड़ी ही बेसब्री से अनिका के कॉल बैक का इंतजार कर रहा था, मगर जब आधा घंटा बीत गया और अनिका का कोई कॉल बैक नहीं आया तो रोहित ने फिर से अनिका को कॉल लगाया। इस बार भी कुछ रिंग बजने के बाद रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब तक रोहित जान चुका था कि जो कुछ भी हो रहा था वह नॉर्मल नहीं था, जरूर कहीं कोई न कोई गड़बड़ थी।
इसलिए रोहित अपने पर्सनल ऑफिस से निकलकर सीधे अपने कार में बैठा और गुलेरिया हाउस के लिए रवाना हो गया। गुलेरिया हाउस पहुंचते ही जैसे ही दरवाजे पर घर के नौकरों ने रोहित को देखा, वह लोग रोहित की मेहमान नवाजी के लिए दौड़कर रोहित के पास आ गए। मगर इससे पहले कि कोई नौकर रोहित को कुछ पूछ पाता, रोहित ने नौकरों से पूछा, क्या अनिका यहाँ आई है? नौकरों ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैडम तो यहाँ नहीं है। रोहित के चेहरे पर परेशानी देखते हुए घर के एक पुराने नौकर ने पूछा, साहब क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। रोहित ने अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर यहाँ वहाँ देखने के बाद उस नौकर से पूछा, पापा कहाँ पर हैं? रोहित का सवाल सुनते ही नौकर ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, करण साहब तो ऊपर अपने कमरे में हैं, मगर उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया है। ना तो किसी से मिलना चाहते हैं और ना ही किसी से बात करना चाहते हैं। आकाश साहब की तबीयत को लेकर वह काफी ज्यादा दुखी हैं। हम सबको सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई है कि उन्हें हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। साहब आप आए हैं तो कुछ देर उनसे बात कर लीजिए। हम में से किसी की बात तो सुन नहीं रहे हैं, वो हो सकता है कि अपने दामाद की बात सुनकर दो निवाला खा ले। आकाश साहब की तबीयत की चिंता तो हम सबको है, मगर किसी न किसी तरह हम सबको इस वक्त हिम्मत से काम लेना ही होगा। अगर करण साहब ज्यादा देर तक भूखे रहें तो उनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। रोहित अच्छी तरह से समझ सकता था कि ऐसे वक्त में अगर खाना ठीक से न खाया जाए तो शरीर पर उसका क्या परिणाम हो सकता था। करण काफी सीरियस और लंबी बीमारी से बाहर निकले थे। भले ही इस वक्त वो काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, मगर रोहित ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर आते हुए देखा था। मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि अनिका कहाँ थी और वह क्यों उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। रोहित बार बार अनिका को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी भी कुछ रिंग बजने के बाद रोहित का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। रोहित ने हर जगह कॉल लगाकर पूछ लिया था, हॉस्पिटल से लेकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के हेड ऑफिस तक, मगर सभी का सिर्फ एक ही जवाब था, सर मैडम तो यहाँ पर नहीं है। कोई नहीं जानता था कि अनिका कहाँ थी। देखते ही देखते रात के 12 बज गए, मगर अनिका का कोई अता पता नहीं था। रोहित वहीं गुलेरिया हाउस में बैठकर अनिका का इंतजार करता रहा। बच्चे भी बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कि अनिका कहाँ थी। अनिका बच्चों का भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, मगर किसी तरह रोहित बच्चों को यह कहकर टाल देता था कि मम्मा किसी मेडिकल इमरजेंसी में बिजी है। मगर अंदर ही अंदर रोहित भी जानता था कि अनिका जरूर किसी गहरी मुसीबत में थी और अनिका को इस वक्त रोहित की मदद की जरूरत थी। रोहित काफी देर तक गुलेरिया हाउस में बैठकर अनिका का इंतजार करता रहा। रोहित की परेशानी देखकर गुलेरिया हाउस के बाकी सदस्य अभी धीरे धीरे नीचे आने लगे थे, मगर रोहित सभी लोगों को यह बताना नहीं चाहता था कि अनिका मिसिंग थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश के एक्सीडेंट के कारण गुलेरिया हाउस में पहले से बहुत परेशानियां चल रही थी। वह उनकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहता था। रात के 1 बज गए थे। रोहित गुलेरिया हाउस से बाहर निकल गया। रोहित अपने कार में बैठकर दिल्ली हाईवे पर अपनी कार तेजी से दौड़ाने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहां जाए। अनिका को ढूंढने के लिए उसे क्या करना चाहिए, यह बात अब उसकी समझ के बाहर हो चुकी थी। रोहित के मन में कई बार यह ख्याल भी आया कि वह अनिका की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में कर दे, मगर ऐसा करने से पहले रोहित कुछ देर और इंतजार करना चाहता था। जब रोहित ने थक हार कर आखिर फैसला कर लिया कि वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएगा, तभी रोहित के मोबाइल फोन पर भूमिका का नंबर फ्लैश होने लगा। कॉल कनेक्ट होते ही भूमिका ने रोहित से कहा, रोहित क्या तुम जाग रहे हो? परेशान रोहित भूमिका को अपने टेंशन का कारण बताना नहीं चाहता था, मगर फिर भी कार ड्राइव करते हुए दबी हुई आवाज में रोहित ने भूमिका से कहा, हाँ बताओ, कुछ काम था तुम्हें? तभी भूमिका ने रोहित से कहा, कुछ नहीं रोहित, क्या अनिका तुम्हारे साथ है? भूमिका का यह सवाल सुनकर रोहित ने एक गहरी सांस ली और भूमिका से कहा, क्या तुम उसे कोई मैसेज देना चाहती हो? भूमिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित दरअसल बात यह है कि शाम को मेरी उसके साथ बातचीत चल रही थी। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया और मैंने दोबारा उसे कॉल करने की कोशिश की तो उसका कॉल नहीं लग रहा था। अब काफी देर हो गई, वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। अनिका तुम्हारे साथ ही है ना? भूमिका की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, नहीं भूमिका, अनिका अब तक घर नहीं लौटी है।
मैंने भी उसे कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, मगर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। रोहित की बात सुनकर भूमिका भी काफी परेशान हो गई थी। भूमिका ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, यह अचानक अनिका कहाँ चली गई? मुझे भी कुछ नहीं बताया और तुम भी नहीं जानते हो कि वो कहाँ है, तो अनिका आखिर कहाँ गई होगी? रोहित, कहीं अनिका को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना? भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने जोर से अपनी कार को ब्रेक मारी। कार के ठहरने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, देखो भूमिका, तुम परेशान मत हो। मुझे यह बताओ कि आखिरी बार तुम्हारी बात अनिका के साथ कब हुई थी और तुम लोग क्या बात कर रहे थे? भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका ने आकाश की मौत के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। भूमिका अनिका की बात को टालना नहीं चाहती थी, इसलिए बात बनाते हुए भूमिका ने कहा, कुछ नहीं, वह आकाश की कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। वह आकाश की तबीयत को लेकर काफी परेशान थी। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए भूमिका से पूछा, बस इतनी ही बात हुई थी? भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि बात इतनी सी नहीं थी, लेकिन अगर भूमिका रोहित को सीसीटीवी फोटोज वाली बात बताती है तो उसे आकाश की मौत का राज भी रोहित के सामने खुलना होगा, जो वह किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी। भूमिका किसी भी तरह रोहित से आकाश के एक्सीडेंट का टॉपिक अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए बात टालते हुए भूमिका ने रोहित से कहा, तुम एक काम करो, तुम एक बार हॉस्पिटल जाकर मयूर से मिलो, मैं भी वहीं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। भूमिका का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने तेजी से लाइफ केयर हॉस्पिटल की ओर अपनी गाड़ी मोड़ ली। अस्पताल पहुंचते ही रोहित दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर गया। रोहित को इस तरह दौड़ लगाते हुए देखकर हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया था। उन्होंने रोहित को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। जैसे ही रोहित टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल आईसीयू वार्ड में पहुंचा, रोहित ने देखा कि आकाश के वार्ड की आगे काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। मयूर कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए रोहित जैसे ही आईसीयू वार्ड के दरवाजे की ओर आगे बढ़ा, तब मयूर के लोगों ने रोहित का रास्ता रोक लिया। रोहित हैरान होकर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगा। रोहित ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, क्या तुम जानते भी हो तुम किसे रोक रहे हो? उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी नजरें झुकाते हुए रोहित से कहा, सर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कौन हैं, मगर माफ कीजिएगा, हम इस वक्त ड्यूटी पर हैं और इस वक्त अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। यह हमारी बॉस अनिका जी का हुक्म है। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका ने इतनी सिक्योरिटी आकाश की आईसीयू वार्ड के बाहर क्यों लगा रखी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आकाश की कंडीशन काफी नाजुक थी, मगर इतनी सिक्योरिटी लगाने का क्या मतलब था? यह बात रोहित के समझ के बाहर थी। रोहित की लाइफ केयर हॉस्पिटल में वैसे भी काफी अच्छी सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी, मगर आकाश के लिए इतनी कड़क सिक्योरिटी क्यों लगाई गई थी, यह बात रोहित के समझ के बाहर थी। रोहित ने अपने सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, अच्छा चलो मुझे इतना बताओ, क्या अनिका मैडम इस वक्त अंदर हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित के सवाल पर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद नहीं जानते थे कि उन्हें इस बात की इजाजत थी भी या नहीं कि वह रोहित की इस बात का जवाब दे पाए। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं तुम्हारी मैडम का पति हूँ, क्या आप मुझे इतना भी जानने का अधिकार नहीं है कि मेरी बीबी कहाँ है? जैसे ही रोहित ने अपनी आवाज ऊंची की, रोहित के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, माफ कीजिएगा सर, हमारा वह मतलब नहीं था, लेकिन सर अनिका मैडम अंदर नहीं है। जैसे ही रोहित के कान पर यह बात पड़ी, रोहित काफी निराश हो गया। वह हॉस्पिटल कॉरिडोर में रखी एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात के 2 बज चुके थे, मगर अनिका का कोई आता पता नहीं था। न ही अनिका कॉल रिसीव कर रही थी और न ही अनिका कहाँ थी, इस बारे में रोहित को कोई सुराग मिल रहा था। तभी अचानक मयूर लिफ्ट के दरवाजे से बाहर निकला। मयूर को लिफ्ट से बाहर आता हुआ देखकर रोहित अपनी जगह से तुरंत खड़ा हो गया और मयूर से पूछने लगा, मयूर, अनिका कहाँ है? क्या तुम जानते हो इस वक्त अनिका कहाँ है? मयूर भी काफी परेशान नजर आ रहा था। मयूर ने रोहित के पास आकर उससे कहा, मैं भी नहीं जानता कि अनिका कहाँ है। इनफैक्ट मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अनिका को कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे लगा शायद वो यहाँ आकाश से मिलने आई होगी, इसलिए मैं यहाँ आया। मयूर ने जिस तरह से यह बात कही थी, उससे रोहित को मयूर की बात में कहीं न कहीं झिझक दिखाई दे रही थी। मयूर की इसी झिझक को पकड़ते हुए रोहित ने कहा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मयूर अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी हालत में इस वक्त रोहित को पता नहीं चलना चाहिए कि आकाश के साथ क्या हुआ था। इसलिए पूरी बात रोहित से छुपाते हुए मयूर ने कहा, मुझे लगा आप सो रहे होंगे,
इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। रोहित के लिए मयूर की एक आखिरी उम्मीद थी, जिससे पता होता कि अनिका कहाँ थी। मयूर को छोड़कर रोहित हर जगह कोशिश कर चुका था जहां अनिका हो सकती थी, या जिसे पता हो कि अनिका कहाँ है। श्रेया खुद हॉस्पिटलाइज्ड थी। रोहित ने अस्पताल में आने के बाद यह पता लगा लिया था कि अनिका श्रेया के साथ भी नहीं थी। अब हर गुजरते पल के साथ रोहित की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। रोहित ने मयूर के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आकाश की तबीयत में कुछ सुधार हुआ? मयूर नहीं जानता था कि इस सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए रोहित के सवाल पर सिर्फ उसने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, हाँ, धीरे धीरे उसकी कंडीशन बेटर होने लगी है, ट्रीटमेंट चल रही है, बस अभी ऊपर वाले से प्रार्थना करनी है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मयूर की बात सुनने के बाद रोहित ने मयूर से कहा, देखो, इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस एहतियात के तौर पर पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला लिया है। पुलिस अपना काम करेगी। मैंने भी अपने आदमियों को अनिका को ढूंढने के लिए भेज दिया है। आई एम श्योर अनिका जहाँ भी होगी बिल्कुल सही सलामत होगी। और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, अनिका की अगर आंख लग जाए तो वह 12-13 घंटे से पहले जागती नहीं है। हो सकता है वह इन सब टेंशन की वजह से कुछ ज्यादा ही थक गई हो और कहीं आराम कर रही हो। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सुबह होते होते अनिका वापस लौट आएगी। जैसे ही रोहित ने लिफ्ट के पास जाने के लिए अपने कदम उठाए, मयूर ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रोहित भाई, क्या अनिका को किसी ने किडनैप कर लिया होगा? मयूर के सवाल पर रोहित चौंक गया। रोहित ने मयूर की ओर देखकर कहा, अनिका गुलेरिया परिवार की बेटी है और मारवा खानदान की बहू। इस शहर में किसी की यह हिम्मत नहीं है कि अनिका को किडनैप कर सके। ऐसी हरकत करने वाला जानता है कि वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मयूर ने भी रोहित की बात में हामी भरते हुए कहा, यह बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अगर इस शहर में किसी ने भी इस तरह की बात सोचने की भी हिम्मत की तो यह बात तो पक्की है कि वह खुद चलकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। मयूर गुलेरिया से बात करने के बाद रोहित सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। रोहित ने सोच लिया था कि वह पुलिस में जाकर अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देगा, लेकिन जैसे ही रोहित ने अपनी कार स्टार्ट की, रोहित के कार की विंडो पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। जब रोहित ने विंडो से बाहर देखा तो रोहित की कार के बाहर भूमिका खड़ी थी। भूमिका को देखते ही रोहित कार से बाहर उतरकर भूमिका से कहने लगा, देखो भूमिका, मुझे लगता है कि अनिका किसी मुसीबत में है, मगर यह बात तुम अभी किसी से कहना मत। तुम चलो मेरे साथ। तुम स्पेशल डिपार्टमेंट की ऑफिसर हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर रोहित ने भूमिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई तो बहुत जल्द इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आकाश की मौत हो चुकी है। और अनिका ने खास तौर पर भूमिका से कहा था कि आकाश की मौत की खबर अभी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। हालांकि भूमिका को भी अनिका की फिक्र हो रही थी, मगर वह यह भी जानती थी कि अनिका एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़की थी। वह किसी भी मुसीबत से अकेले ही बाहर निकलने का दमखम रखती थी। इसलिए रोहित को रोकने के लिए भूमिका ने बहाना बनाते हुए कह दिया, नहीं नहीं रोहित, पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनिका को, वो जहाँ भी होगी बिल्कुल सेफ होगी। देखो, तुम्हारी ही तरह मुझे भी अनिका की फिक्र है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अनिका से कितना प्यार करते हो, मगर जरा सोचो, अगर तुमने इस वक्त पुलिस में अनिका की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी तो पूरा का पूरा प्रेस और मीडिया इसी वक्त गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के पीछे पड़ जाएगा। आकाश की ऐसी हालत में गुलेरिया परिवार इस तरीके की सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा। रोहित भी भूमिका की बात अच्छी तरह से समझ पा रहा था। कहीं न कहीं रोहित भी यह फील कर रहा था कि हो सकता है कि अनिका की आंख लग गई हो और वह वहीं पर गहरी नींद में सो गई हो। इससे पहले भी अनिका के साथ कई बार ऐसा हो चुका था। जब आदिनाथ के साथ अनिका ने फाइट की थी तो फाइट के बाद तुरंत अनिका बेहोश हो गई थी। रोहित जानता था कि वह बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि गहरी नींद में सो चुकी थी। कहीं न कहीं रोहित के दिल में बस अब यही उम्मीद थी कि सुबह होते ही अनिका मुस्कुराती हुई वापस घर आएगी और कहेगी, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी, इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पा रही थी। रोहित मन ही मन यह प्रार्थना कर रहा था कि तभी अचानक रोहित के मोबाइल फोन पर आर्यन का नंबर फ्लैश होने लगा। रोहित ने जैसे ही कॉल उठाया, आर्यन डरी हुई और घबराई हुई
आवाज में रोहित से कहा, पापा, माँ का फोन लगा था, अभी किसी ने कॉल रिसीव किया, मगर किसी की आवाज नहीं आई, बस पीछे से कुछ औरतों के भजन करने की आवाज आ रही थी। फोन पर आर्यन काफी घबराया हुआ लग रहा था। रोहित ने आर्यन को शांत करते हुए पूछा, देखो आर्यन, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ था। तुमने जब कॉल लगाया तो क्या माँ ने तुमसे बात की? आर्यन ने भी अच्छी तरह से रोहित को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं जब भी मम्मा को कॉल लगाता था तो कुछ रिंग के बाद फोन कट हो जाता था, मगर अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने, रिया ने और एलेक्जेंडर ने मिलकर मम्मा को कॉल लगाया तो कुछ रिंग के बाद माँ ने कॉल रिसीव किया। हम सब बहुत खुश हो गए। हम सब ने माँ के साथ बात करने की कोशिश की, मगर सामने से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। बस लाउड स्पीकर पर हमें कुछ औरतों के भजन गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। हम लोग काफी देर तक माँ के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद अपने आप ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आर्यन की आवाज से यह साफ पता चल रहा था कि आर्यन अपनी माँ को लेकर कितना परेशान था। बच्चों की घबराहट टेलीफोन पर उनके सांस लेने के तरीके से ही रोहित को पता चल रही थी। रोहित ने बड़े ही प्यार से लाउड स्पीकर पर अपने तीनों बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो, तुम लोग आराम से सो जाओ, अभी रात बहुत हो चुकी है। तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानते हो। माँ की आंख लग गई है और वह गहरी नींद में सो गई है, और उनकी होटल किसी मंदिर के पास होने की वजह से तुम्हें वह भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही है। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, मम्मा नींद पूरी करने के बाद घर लौट आएंगी। अभी तुम लोग आराम से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तीनों बच्चों को समझाने के बाद रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर बच्चों की बात सुनने के बाद रोहित की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। अनिका का इस तरफ से गायब होना और बच्चों को अनिका के फोन पर औरतों के भजन की आवाज सुनाई देना, यह सब कुछ काफी अजीब था। अपने बगल में खड़ी भूमिका की ओर देखते हुए रोहित ने कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनिका आखिर कहाँ चली गई है? और यह बच्चों को फोन पर भजन की आवाज आ रही है, इसका मतलब साफ है कि अनिका जरूर किसी मंदिर के आसपास है। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद भूमिका ने रोहित से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक ही अनिका की तबीयत खराब हो गई हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि अगर अनिका की नींद पूरी नहीं होती है तो अनिका की क्या हालत हो जाती है। हो सकता है वह रात गुजारने के लिए किसी मंदिर का सहारा ले रही हो। भूमिका की बात सुनते ही रोहित ने भूमिका से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी आखिरी बार अनिका के साथ बात हुई थी तब अनिका कहाँ थी? भूमिका ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, जिस जगह पर आकाश का एक्सीडेंट हुआ था वह वहीं पर गई थी। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने भूमिका से कहा, चलो मेरे साथ, हम उस एरिया के आसपास के सारे मंदिरों में जाकर एक बार चेक करते हैं, शायद हमें अनिका वहीं मिल जाए। भूमिका और रोहित दोनों रोहित की कार में बैठकर अनिका को ढूंढने के लिए निकल गए। पूरे रास्ते भूमिका और रोहित अनिका को ढूंढते हुए ही जा रहे थे। रोहित मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए, जैसे से वो अनिका तक पहुंच सके। कुछ ही देर में रोहित और भूमिका उस जगह पर पहुंचे जहां आकाश का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचते ही रोहित और भूमिका दोनों कार से उतरकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां आकाश की कार टकराई थी। अनिका ने भूमिका को जो आखिरी कॉल किया था वह इस स्पॉट से किया था। यह बात भूमिका अच्छी तरह से जानती थी। पेड़ के पास पहुंचकर भूमिका यहाँ वहाँ देखने लगी। हर तरफ काफी अंधेरा था। जिस जगह आकाश का एक्सीडेंट हुआ था वह सड़क शहर से थोड़ी दूर पर थी। ना ही आसपास कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई मकान, जिसकी वजह से हर तरफ काफी अंधेरा था। रोहित ने अपनी कार की हेडलाइट ऑन रखी थी, जिसकी वजह से उस जगह पर थोड़ी बहुत रोशनी हुई थी। अनिका ने उस वीरान बंजर जमीन के बारे में जिक्र किया था। हालांकि अंधेरे में भूमिका को कोई चीज साफ साफ नजर नहीं आ रही थी, मगर धीरे से भूमिका अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पेड़ के बगल वाली बंजर जमीन पर चलने लगी। भूमिका जोर जोर से अनिका को आवाज लगाने लगी। रोहित भी रास्ते पर आगे चलते हुए अनिका को आवाज लगाने लगा। कुछ देर तक रोहित और भूमिका पागलों की तरह अनिका को आवाज लगाते रहे, मगर कहीं से अनिका का कोई सुराग नहीं मिला। रोहित और भूमिका लगातार अनिका को ढूंढ रहे थे। काफी अंधेरा होने के बावजूद दोनों ने अनिका को ढूंढना बंद नहीं किया। इतनी देर में वहां रोहित के लोग भी आ पहुंचे।
जैसे ही रोहित ने अपने आदमियों को देखा, रोहित ने उनसे कहा, देखो आसपास हर जगह अच्छी तरह से ढूंढो, मैडम यही कहीं है। रोहित के सारे आदमियों ने हाथ में टॉर्च लिए हाईवे के आसपास के इलाकों की छानबीन करने लगे। एक्सीडेंट स्पॉट से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। रात के 2:30 बज चुके थे, मगर रोहित के लोगों ने बस्ती के हर घर में जाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कहीं अनिका ने रात गुजारने के लिए बस्ती में किसी के घर का सहारा तो नहीं लिया था। रोहित और भूमिका वहीं रोहित की कार के पास खड़े होकर आदमियों की लौटने का इंतजार करने लगे। रोहित के दिल की धड़कनें हर गुजरते पल के साथ बढ़ने लगी थी। रोहित को अब विश्वास हो चुका था कि अनिका जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। रोहित के आदमी चारों तरफ अनिका की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जब बस्ती में रोहित के एक आदमी ने एक झोपड़ी में रह रहे कुछ लोगों को अनिका की तस्वीर दिखाई, तब एक 10-12 साल के बच्चे ने उस तस्वीर को पहचान लिया। कुछ देर में रोहित के कुछ लोग उस बच्चे को लेकर रोहित के पास आए। बच्चे के साथ उसके माँ बाप भी आए थे। रोहित के आदमी ने रोहित से कहा, सर इस लड़के ने मैडम को देखा था। जैसे ही रोहित के आदमी ने रोहित से यह बात कही, रोहित ने उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ देखा था तुमने उसे? वह बच्चा काफी नींद में लग रहा था, मगर किसी तरह अपनी आंखें मसलकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में उस बच्चे से कहा, यह आंटी तो शाम को मुझे यहीं पर मिली थी, यहीं इस पेड़ के पास खड़ी थी आंटी। इस आंटी ने मुझे बहुत सारे रुपये भी दिए थे। उस बच्चे ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ मैंने शाम को जो तुम्हें रुपये दिए थे ना, वह इसी आंटी ने दिए थे। उस बच्चे की बात सुनकर भूमिका और रोहित दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। भूमिका ने उस बच्चे को अपने ओर खींचते हुए पूछा, क्या बात की थी तुमने उस आंटी के साथ, और क्या उस वक्त उनके साथ कोई था? उस लड़के ने मन ही मन कुछ याद करने के बाद भूमिका से कहा, नहीं, उस आंटी ने मुझे पैसे दिए और पूछा कि यहाँ आसपास कोई नदी या कुआं नहीं है तो तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो? मैंने कहा, हमारी बस्ती के पास एक नल है, वहीं से पानी का इंतजाम करते हैं हम लोग, है ना माँ? उस बच्चे को अपनी ओर वापस खींचते हुए उस बच्चे की माँ ने भूमिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए मैडम, मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। अगर यह कह रहा है कि उस औरत ने इसे सामने से पैसे दिए थे तो जरूर ऐसा ही हुआ होगा, मगर हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे के सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं। तभी उस बच्चे के बाप ने गुस्से से अपनी बीवी की ओर देखा और कहा, कौन से पैसे? यह क्या कह रहे हो तुम माँ बेटे? बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे को एक चोर बना दिया। तभी उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकियां लेते हुए अपने पिता की ओर देखा और कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, उस आंटी ने खुद मुझे पैसे दिए थे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? उस बच्चे की माँ ने बच्चे को अपने गले से लगाते हुए कहा, देखो, मैंने यह बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि तुम शराब और जुए में वह पैसा उड़ा न दो। वह पैसा मेरा बेटा घर लेके आया था, उन पैसों से मैं इसके लिए कपड़े खरीदना चाहती थी। भूमिका ने फिर से उस बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, देखो बेटा, हमें वह पैसा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। बस मुझे इतना बता दो कि जब तुम उस आंटी से यहाँ मिले थे तब क्या उनके आसपास कोई और था? वह यहाँ से कहाँ गई? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उस बच्चे ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उस आंटी से पैसे लिए और मैंने उनसे यह भी पूछा कि अगर उन्हें पानी चाहिए तो मैं यहाँ 1 किलोमीटर दूर एक दुकान है, वहाँ से पानी खरीद कर लाता हूँ, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर वह पैसे लेकर मैं घर चला गया। मुझे नहीं पता वह आंटी कहाँ गई यहाँ से, मगर वह बहुत अच्छी आंटी थी। क्या वह आंटी किसी मुसीबत में है? उस बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए भूमिका ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है आंटी को, तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ। भूमिका और रोहित दोनों ही यह बात जान चुके थे कि वह बच्चा अनिका से मिला जरूर था, मगर वह यह नहीं जानता था कि उसके जाने के बाद अनिका के साथ क्या हुआ था। जैसे ही वह बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा, रोहित ने उस बच्चे की माँ को रोकते हुए पूछा, देखिए बहन जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या यहाँ आसपास कोई मंदिर है? कुछ देर सोचने के बाद उस बच्चे की माँ ने रोहित से कहा, नहीं साहब, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। हमारी बस्ती में एक पेड़ है जहाँ भगवान की एक मूर्ति की स्थापना की गई है। हम सब वहीं पर भगवान की पूजा करते हैं।
रोहित किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रोहित और भूमिका उस औरत के साथ बस्ती में चले गए। जब रोहित और भूमिका ने देखा कि वह पेड़ काफी वीरान सा था और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, तब वह दोनों काफी निराश हो गए। अगर आर्यन को अनिका के मोबाइल फोन पर भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही थी, तो इसका मतलब साफ था कि अनिका जहां भी थी उसके आसपास कई लोग मौजूद थे। और जिस जगह इस वक्त रोहित और भूमिका खड़े थे, वह जगह काफी वीरान थी। कुछ देर में मयूर भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। तेज सांस ले रहे मयूर ने रोहित की ओर देखकर पूछा, भैया, मेरे आदमियों ने हर जगह तहकीकात की, मगर अनिका का कहीं पता नहीं चल रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस शहर में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। मेरे आदमियों ने हर जगह पूछताछ की, मगर किसी को भनक तक नहीं कि ऐसा किसने किया हो। पता नहीं चल रहा है कि वह कौन है जो साए की तरह पीछे रहकर इतनी हिम्मत कर सकता है। वह जो कोई भी है बेहद खतरनाक है। यह जानते हुए कि अनिका मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार की हिस्सा है, उसने यह हरकत करने की कोशिश की है। मयूर की बात सुनकर अचानक ही भूमिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। भूमिका ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे बाकी लोगों से कुछ दूर ले गई। भूमिका ने दबी हुई आवाज में रोहित से पूछा, रोहित, कहीं इन सबके पीछे क्रिस्टोफर का हाथ तो नहीं है? देखो, मैंने तुमसे कई बार पूछने की कोशिश की है कि क्रिस्टोफर के साथ क्या हुआ था, मगर तुमने मुझे आज तक कोई बात साफ साफ नहीं बताई। आज बताओ मुझे। हो सकता है कि क्रिस्टोफर ने ही अनिका को किडनैप किया हो। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की किडनैपिंग के पीछे क्रिस्टोफर का कोई हाथ नहीं था। क्रिस्टोफर बदल चुका था और खुद रोहित के आदमियों की निगरानी में था। क्रिस्टोफर को रोहित ने देश से काफी दूर भिजवा दिया था, मगर रोहित जानता था कि कई बार क्रिस्टोफर अपने बेटे एलेक्जेंडर को देखने के लिए दिल्ली आता था। वह उसे छुप छुप कर देखता था और फिर वापस अपने अकेलेपन की दुनिया में खो जाता था। जैसे ही भूमिका ने क्रिस्टोफर की बात की, रोहित ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक खास आदमी जिसे रोहित ने क्रिस्टोफर पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही रोहित ने उस आदमी से पूछा, कहाँ हो तुम? उस आदमी ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, सर, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। उस आदमी की बात सुनकर रोहित चौंक गया। उस आदमी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फोन पर रोहित से कहा, सर, बात दरअसल यह है कि हमेशा की तरह क्रिस्टोफर एलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए दिल्ली आने की जिद करने लगा। हम उसे यहाँ ले आए, मगर पिछले 6 घंटे से क्रिस्टोफर गायब है। अपने आदमी की यह बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए। रोहित ने अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारे आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है? मैंने तुम लोगों से कहा था कि क्रिस्टोफर पर अच्छी तरह नजर बनाए रखो, फिर तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? रोहित के आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने साल हो गए हमने क्रिस्टोफर से एक पल के लिए भी हमारी नजरें हटाई नहीं है, मगर आज पता नहीं कैसे एक ही पल में क्रिस्टोफर हमारी नजरों के सामने से जैसे गायब हो गया। हर बार की तरह एलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए क्रिस्टोफर जिद करके दिल्ली आया। हम भी उसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर लॉन्च हुए। एलेक्जेंडर बाबा को देखने के लिए हम क्रिस्टोफर को एलेक्जेंडर बाबा के स्कूल के पास ले गए। हमने उस पर बराबर नजर बनाए रखी थी। क्रिस्टोफर ने हमसे कहा कि वह कुछ देर एलेक्जेंडर बाबा को अकेले में मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है और हो सके तो उनसे बात करना चाहता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिस्टोफर को जीने की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वह है एलेक्जेंडर बाबा। क्रिस्टोफर एलेक्जेंडर बाबा को बहुत प्यार करता है। हमें लगा कि हमें कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, मगर हमने क्रिस्टोफर से भले ही दूरी बनाई थी, मगर हमने बराबर नजरें टिका कर रखी थी। क्रिस्टोफर रास्ते पर एलेक्जेंडर बाबा की गाड़ी के आने का इंतजार करता रहा। हम भी कुछ ही दूर क्रिस्टोफर पर नजरें टिका कर बैठे थे। फिर अचानक देखते ही देखते क्रिस्टोफर अपनी जगह से गायब हो गया। एक ही पल के अंदर क्रिस्टोफर कैसे गायब हो गया, यह तो हमें भी नहीं पता। हमने काफी देर तक उस पूरे इलाके में क्रिस्टोफर को ढूंढने की कोशिश की, मगर उसका कोई पता नहीं लगा। सर, मुझे तो शक है कि क्रिस्टोफर ने इतने सालों तक बदल जाने का ढोंग किया था और अब मौका मिलते ही वह फरार हो गया है। लगता है पुराना क्रिस्टोफर फिर से जिंदा हो गया है। मुझे लगता है आपको और मैडम को बच के रहना चाहिए।
हो सकता है कि वह किसी भी वक्त अपनी पुरानी दुश्मन अनिका मैडम पर अटैक करे। रोहित उस आदमी की बात सुनते हुए बस कुछ देर तक अपनी उंगलियों से अपना माथा मसलता रहा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर पूरी तरह से बदल चुका था। क्रिस्टोफर के अंदर रह रहे आशीष डोगरा को भी अनिका ने हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टोफर की जिंदगी से दूर कर दिया था। इसलिए अपने आदमी की यह बात मानना रोहित के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। मगर क्रिस्टोफर की हरकतों को भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। पूरी दुनिया पर कब्जा करने के उसके जुनून को जानते हुए रोहित के आदमी की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी रोहित के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अब उस जगह पर ज्यादा देर रहने का कोई फायदा नहीं था। रोहित ने अपने बगल में खड़ी भूमिका से कहा, क्रिस्टोफर भी गायब है। मेरे ख्याल से मुझे इस वक्त घर जाना चाहिए। इस वक्त मेरे बच्चों के पास होना बहुत जरूरी है। भूमिका ने रोहित की बात सुनते ही रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, तुम घर जाओ। मैं इस वक्त ऑफिशियल ड्यूटी पर तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं हेडक्वार्टर जाकर अनिका के बारे में किसी तरह पता लगाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ मुझे मेरे साथियों से क्या मदद मिलती है। रोहित और मयूर गुलेरिया के आदमियों की गाड़ियों ने पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया था। सड़क पर इतनी सारी गाड़ियां जमा हो गई थी कि पूरी तरह से इलाका गाड़ियों की लाइट से जगमगा उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह रात होते हुए भी हर तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। जैसे ही रोहित अपनी कार में बैठा, रोहित के आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर रोहित के पीछे चले गए। सभी लोगों के जाने के बाद बस्ती में जगे हुए लोग भी अपनी अपनी झोपड़ियों में जाकर सो गए, मगर वह बच्चा जिसे अनिका ने कुछ रुपये दिए थे वह काफी देर तक जागता रहा। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? वह लड़का काफी घबराया हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर इतनी परेशानी और घबराहट देखकर उस बच्चे की माँ ने बिल्कुल दबी हुई और धीमी आवाज में बच्चे से पूछा, अब क्या हुआ, बताओ भी। जब से वह लोग गए थे मैं देख रही हूँ तुम काफी परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे हो। क्या तुम उस औरत के बारे में कुछ जानते हो? अपनी माँ की बात सुनते ही वह लड़का अपनी जगह से उठकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। अपने पति को सोया हुआ देखकर वह औरत भी दौड़कर अपने बेटे के पीछे बाहर चली गई। एक पेड़ के पास पहुंचकर वह बच्चा वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। अपने बेटे के इस अजीब से बर्ताव को देखते हुए उस माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे बताते क्यों नहीं है? अब बताओ, वरना इतना मारूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। अपनी माँ की डांट सुनकर वह बच्चा अचानक सिसक सिसक कर रोने लगा और अटकती हुई आवाज में उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उस बच्चे की माँ अपने बेटे की यह बात सुनकर काफी हैरान रह गई। अपने बेटे को कंधे से पकड़कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करते हुए उस औरत ने अपने बेटे से कहा, सच बता, क्या किया है तूने? अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो कल सुबह तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की इस तरह की बात सुनकर वह बच्चा और जोर जोर से रोने लगा और फिर जमीन की ओर इशारा करते हुए रोती हुई आवाज में उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने उस आंटी का फोन चुराया है। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह औरत हैरान रह गई। उस औरत ने अपने बेटे को दोनों कंधों से मजबूती से पकड़ लिया और यहाँ वहाँ देकर धीमी आवाज में पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने उस औरत का फोन चुराया? यह कहते हुए वह औरत जोर जोर से अपने बच्चे को पीटने लगी। बेटे की रोने की और चीखने की आवाज से आस पड़ोस की लोगों की नींद ना खुल जाए, इस डर से उस माँ ने अपने बेटे का मुंह दबा दिया और कहा, अब बंद कर रोना धोना। अगर यहाँ किसी को भी पता चला कि तुमने इस तरह का पाप किया है तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे लोग। और यह दिन देखने से पहले ऊपर वाले ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम लोग गरीब हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी के नसीब की रोटी चुराकर अपना पेट भरे। उस लड़के ने अपनी दबी हुई और सहमी हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, क्या इस फोन के लिए यह लोग यहाँ तक आए हैं? अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने फोन चुराया है तो क्या वह लोग मुझे बहुत मारेंगे? अपने बेटे के सवाल का जवाब तो ये गरीब माँ भी नहीं जानती थी। किसी तरह अपनी आवाज को दबाते हुए उस औरत ने अपने बेटे से पूछा, कहाँ है वह फोन? ला बता मुझे। अपनी माँ की बात सुनते ही उस बेटे ने यहाँ वहाँ देखकर पहले तो यह तसल्ली कर ली कि कहीं कोई आस पड़ोस से कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई देख नहीं रहा था तो पेड़ के पीछे जाकर
अचानक ही वह जमीन में गड्ढा खोदने लगा। 5-6 मिनट की खुदाई के बाद उसने उस गड्ढे में से अनिका का फोन निकाला और अपनी माँ के हाथों में थमाते हुए कहा, माँ, यही है वह आंटी का फोन। मगर माँ, उस आंटी ने मुझे जब पैसे दिए तो मुझे वह आंटी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा वो आंटी काफी प्यासी थी और उन्हें पानी की जरूरत थी, इसीलिए उन्हीं के पैसों में से मैं कुछ दूर चलकर एक दुकान में गया और 10 रुपए की पानी की बोतल ली। मगर जब मैं उन्हें वह पानी की बोतल देने वापस उसी जगह पर पहुंचा तो आंटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मगर वहां रास्ते पर मुझे उनका यह फोन मिला। यह पेड़ के पास यह फोन मुझे मिला जहां उस कार का एक्सीडेंट हुआ था 2 दिन पहले। मैंने वह फोन उठा लिया। माँ, मुझे यह फोन काफी महंगा लग रहा था और वह आंटी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने काफी देर तक वहां पर उस आंटी का इंतजार किया, मगर वह वापस लौट कर नहीं आई। मैंने सोचा कि अगर वह आंटी वापस लौट कर नहीं आई तो मैं कुछ दिन बाद यह फोन बेच दूंगा। काफी महंगा फोन लग रहा है मुझे लगा काफी पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हमारी काफी तकलीफें कम हो सकती थी, इसीलिए मैंने यह फोन यहाँ इस गड्ढे में छुपा दिया। अपने बेटे की बात सुनकर उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक तरफ अपने बेटे के नसीब और अपनी गरीबी पर काफी गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ अपने परिवार को लेकर अपने बेटे के दिल में उठ रही फीलिंग्स को देखकर उस माँ को अपने बेटे पर तरस भी आ रहा था। तुरंत वह फोन अपने हाथ में लेते हुए उस औरत ने अपने बेटे से कहा, देखो, यह बात अब तुम किसी से मत कहना। मैं भी किसी से ये बात नहीं कहूंगी। अपने पापा को भी यह बात मत बताना। उस बेटे ने भी दबी हुई और धीमी आवाज में अपनी माँ से पूछा, मगर माँ, इस फोन का क्या करेंगे हम? क्या तुम उसे बेच दोगी? उस औरत ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, नहीं बेटा, हमें कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी पर मुसीबत आ सके। पता नहीं उस भली औरत के साथ क्या हुआ होगा। बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि वह जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत और सुरक्षित हो। ऊपर वाले ने तो हमें इतनी ताकत नहीं दी कि यह पता लगा सके कि वह औरत कहाँ है, किस हाल में है, मगर हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि वह जहाँ भी हो सही सलामत हो। रहा सवाल इस फोन का, तो बेटा, अगर हमने पुलिस के पास जाकर यह फोन उसके हवाले किया तो हो सकता है वह लोग हम पर शक करके हम ही को सजा दें। हम एक काम करते हैं, इस फोन को वहीं छोड़ आते हैं जहां तुम्हें यह फोन मिला था। अंधेरे को कवच बनाकर माँ और बेटा दोनों उस जगह की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगे जहां उस बच्चे को अनिका का फोन मिला था। कुछ देर चलने के बाद उस बच्चे ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए दबी हुई आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे उस पेड़ के नीचे मिला था यह फोन। यह वही पेड़ है जिस पेड़ के साथ उस दिन वह कार टकराई थी। बच्चे की माँ काफी डरी हुई लग रही थी। अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाया हुआ फोन लेकर वह उस पेड़ की ओर आगे बढ़ने लगी। वह लगातार यहाँ वहाँ देखकर इस बात की तसल्ली कर रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा था। पूरा रास्ता सुनसान और अंधेरा था। ना तो कहीं दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। अपनी साड़ी के पल्लू से वह फोन निकालकर उस औरत ने धीरे से वह फोन उस पेड़ के नीचे रख दिया। फोन उस पेड़ के नीचे रखने के बाद उस औरत ने थोड़ी मिट्टी डालकर उस फोन को ढक दिया। कुछ दूर उस औरत को हल्की रोशनी दिखाई दी। एक गाड़ी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रही थी। वह औरत काफी घबरा गई और इससे पहले कि किसी की उस औरत पर या उसके बेटे पर नजर पड़ती, वह औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकली। रात के 3:30 बज चुके थे। रोहित जैसे ही मारवा हाउस पहुंचा, रोहित यह देखकर चौंक गया कि तीनों बच्चे अभी भी अपनी मां के इंतजार में जाग रहे थे। रोहित जैसे ही मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुआ, लिविंग रूम में बैठे तीनों बच्चे दौड़कर रोहित के पास आए। रिया रोहित की कमर से लिपट गई और भारी आवाज में रोहित से पूछने लगी, डैडी, मम्मा आपके साथ नहीं आई? अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़ी उम्मीद के साथ रोहित को देख रहे थे। अपने तीनों बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, देखो बच्चों, तुम्हें कल सुबह स्कूल जाना है। तुम लोग अभी आराम से सो जाओ। मैंने तुमसे कहा ना, मम्मा बहुत थक गई होगी और इसीलिए कुछ देर आराम कर रही होगी। अब तुम लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ कभी कभी 16-18 घंटे भी सो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा तुम्हारी माँ के साथ। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। देख लेना, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कल सुबह जब तुम तीनों की अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने होगी।
रोहित की यह बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित ने तीनों बच्चों को अपने अपने बेडरूम में सुला दिया और खुद भी अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर रोहित की आंखें खुली की खुली थी। रोहित ने बच्चों को उम्मीद तो दे दी थी कि कल का सूरज उगते ही वह लोग अनिका का चेहरा देखेंगे, मगर अब अपनी ही कही हुई बात पर रोहित को यकीन नहीं हो रहा था। बस किसी तरह रोहित ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा था कि सुबह का सूरज निकलते ही अनिका उसके सामने हो। रोहित की पूरी रात आंखें खुली की खुली ही रही। रोहित को एहसास भी नहीं हुआ कि कल सुबह के 7 बज गए थे। अचानक रोहित के बेडरूम पर किसी की खटखटाने की आवाज आई। रोहित ने जब दरवाजा खोला तो रोहित ने देखा कि घर का एक नौकर दरवाजे पर खड़ा था। नौकर ने बिल्कुल धीमी आवाज में रोहित से कहा, माफ करना सर, मगर बात यह है कि अनिका मैडम के मामा आए हैं नीचे, आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित जब नीचे हॉल में आया तब रोहित ने देखा कि किशन मामा और अंजलि मामी अपनी बेटी श्वेता के साथ गेस्ट एरिया में बैठे थे। जैसे ही रोहित नीचे आता हुआ उन्हें नजर आया, किशन मामा खड़े होकर तेजी से चलकर रोहित के पास आए और कहने लगे, रोहित बेटा, मैंने सुना है कि अनिका कल रात से घर नहीं आई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह किशन मामा को क्या जवाब दे। तभी किशन मामा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, श्वेता कल सुबह से अनिका को कॉल लगाने की कोशिश कर रही है, मगर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही। फिर अचानक आज सुबह उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। हम जब यहाँ घर पर आए तो नौकर ने बताया कि अनिका घर पर नहीं लौटी। बेटा, अनिका कहाँ है? किशन मामा और अंजलि मामी की आंखों में टेंशन देखकर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह उन्हें क्या जवाब दे। तभी अंजलि मामी रोहित के पास आकर कहने लगी, देखो बेटा, अनिका की नानी माँ बहुत सीरियस है। वह बस अनिका को मिलना चाहती हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि वह अनिका को कितना प्यार करती हैं। हो सकता है कि वह बस अपनी जान सिर्फ इसलिए संभाल कर बैठी हैं ताकि वह एक बार अनिका को मिल सके। किशन मामा ने भी धीमी आवाज में मायूस होकर रोहित से कहा, रोहित बेटा, माँ अब कितने और दिन या कितने घंटे और जिंदा रह पाएंगी यह कहा नहीं जा सकता, मगर इस दुनिया से जाने से पहले वह एक बार अनिका को देखना चाहती हैं। इसलिए कल से श्वेता अनिका को कॉल लगा रही थी, मगर आज हमें पता चला कि अनिका कल रात से घर नहीं आई। बेटा, न जाने क्यों, मगर पिछले 2 दिनों से मेरा जी बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा शायद माँ की ऐसी कंडीशन की वजह से ही मुझे यह एहसास हो रहा था, मगर आज जब मुझे पता चला कि अनिका के बारे में कोई किसी को खबर नहीं है तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। किशन मामा को संभालते हुए रोहित ने उनसे कहा, देखिए, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि वह हर जगह पर जाकर अनिका को ढूंढें जहां अनिका के होने की संभावना है। देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अनिका जब थक जाती है तो काफी टाइम के लिए उसका शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि उसे नींद की जरूरत पड़ने लगती है। हो सकता है कि अनिका कहीं गई हो, उसे थकावट महसूस हो रही हो और वह वहीं आराम कर रही हो। आप लोग इतना घबराइए मत। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ देर में अनिका वापस घर आएगी। मगर तभी अनिका की कजन श्वेता ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रोहित से कहा, मगर कल तक तो अनिका दीदी का मोबाइल फोन भी काम कर रहा था। आज सुबह जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। श्वेता की यह बात सुनकर अब रोहित के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। अनिका को गायब हुए काफी घंटे बीत चुके थे और लोग अनिका को कांटेक्ट करने के लिए बार बार उसे कॉल लगा रहे थे। रोहित समझ चुका था कि फोन की बैटरी डेड हो गई थी और यह अच्छी खबर नहीं थी। अनिका तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया था, किसी तरह अनिका का मोबाइल ट्रेस किया जाए और अनिका तक पहुंचा जाए। मगर मोबाइल डेड होने की वजह से अनिका को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जब रोहित ने पलटकर स्टेयरकेस की ओर देखा तो रोहित के तीनों बच्चे बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की ओर देख रहे थे। बच्चों की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे रात भर सोए नहीं थे। किशन मामा और श्वेता ने जो कुछ भी कहा था वह सारी बातें बच्चों ने भी सुन ली थी। बच्चों के दिल में अभी अनिका के लिए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी, खासकर रिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी वक्त फूट फूट कर रोने वाली थी। बच्चों की ओर देखकर किशन मामा भी समझ गए थे कि इस वक्त उन्हें बच्चों के सामने ज्यादा घबराहट नहीं दिखानी थी। जैसे ही किशन मामा ने बच्चों को देखा, वह मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर गए और स्टेयरकेस के नीचे खड़े होकर बच्चों से कहने लगे, मुझे तो लगता है जरूर इन बच्चों ने कोई शरारत की होगी और इसीलिए अनिका अपने किसी दोस्त के घर आराम कर रही है।
मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अनिका को, वह बच्चों को कभी डांटेगी नहीं, मगर कामकाज के प्रेशर में और फिर यहाँ बच्चों को संभालने में बेचारी इतनी थक जाती है कि जब आंख लगती है तो मानो सीधे बेहोश ही हो जाती है। फिर सीधे 14-15 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती है। देख लेना तुम लोग, जैसे ही घर पर आएगी बच्चों की कंप्लेन सबसे पहले करेगी। तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका कभी भी उनकी कंप्लेन नहीं कर सकती थी। ना ही अनिका का यह स्वभाव था और ना ही बच्चे अनिका को अपने बिजी शेड्यूल में किसी भी तरह से परेशान करते थे। किशन मामा ने कई बार बच्चों को हंसाने की कोशिश की, मगर बच्चे बस फटी हुई आंखों से रोहित को देखे जा रहे थे। रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। रोहित के आदमियों को भी अनिका का अब तक कोई पता नहीं लग पाया था। रोहित, जो इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, वह अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे मजबूर आदमी समझ रहा था। उसके पास बहुत पावर था, मगर फिर भी वह अपने बच्चों की माँ और अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पा रहा था। तभी अचानक लिफ्ट से रोहित की दादी माँ सुहासिनी मारवा अपने केयर टेकर लीला के साथ बाहर निकली। लीला दादी माँ की व्हील चेयर आगे धकेलते हुए दादी माँ को रोहित के पास ले गई। दादी माँ ने काफी कमजोर और धीमी आवाज में रोहित से पूछा, जरूरत पड़े तो इस घर को भी नीलाम कर देना, मगर किसी भी हालत में इस घर की बहू को इस घर में लेकर आना होगा तुम्हें। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ और अनिका की लाख टकरार जरूर हुई होगी, मगर जब बात अनिका की सेफ्टी पर आती है तो दादी माँ अपनी पूरी खानदानी दौलत लुटाने के पीछे नहीं हटती। दादी माँ और लीला के ठीक बगल में खड़ी आयशा मारवा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंसू देखकर रोहित ने दादी माँ और आयशा मारवा से कहा, देखिए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हो। अनिका बस अभी कुछ ही देर में घर वापस आ जाएगी, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। रोहित घर के बाकी सदस्यों को जब हौसला दे रहा था, तब अचानक अलेक्जेंडर की कानों पर एक सुनी सुनाई आवाज पड़ी। अचानक ही बड़ों के बीच में रास्ता बनाते हुए अलेक्जेंडर मारवा हाउस से बाहर निकल गया। अलेक्जेंडर उस आवाज की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता रहा, जो आवाज उसने पहले भी सुनी थी। धीरे धीरे अलेक्जेंडर मारवा हाउस के मेन गेट तक पहुंच गया। वह आवाज जो अलेक्जेंडर ने पहले भी सुनी थी, वह आवाज अब अलेक्जेंडर की कानों पर और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जब अलेक्जेंडर बिल्कुल मारवा हाउस के गेट पर पहुंचा, तब अलेक्जेंडर यह देखकर चौंक गया कि मारवा हाउस के बिल्कुल सामने घूंघट डाली एक औरत खड़ी थी। वह वही भजन गा रही थी जो भजन अलेक्जेंडर ने तब सुना था जब आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर ने अनिका को कॉल लगाया था। वह कॉल कनेक्ट तो जरूर हुआ था, मगर अनिका तब बच्चों के साथ बात नहीं कर पाई थी। अलेक्जेंडर के कानों पर सिर्फ कुछ औरतों के भजन की आवाज पड़ रही थी। मारवा हाउस के सामने खड़ी वह औरत वही भजन गा रही थी जो भजन अलेक्जेंडर को फोन पर सुनाई दी थी। अलेक्जेंडर यह देखकर चौंक गया। वह औरत धीरे धीरे मारवा हाउस से दूर जाने लगी। अलेक्जेंडर जब मारवा हाउस के मेन गेट से बाहर निकला तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने अलेक्जेंडर से कहा, अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बाबा, आप इस तरह अकेले मत जाइए, आपके लिए ड्राइवर भिजवाता हूँ। कहाँ जाना है बाबा आपको? अलेक्जेंडर धीमे कदमों से उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सिक्योरिटी गार्ड की आवाज अलेक्जेंडर के कानों पर पहुंच ही नहीं रही थी। वह औरत तालियां बजाते हुए भजन करते हुए अपनी ही धुन में आगे बढ़ती रही। अलेक्जेंडर भी धीरे धीरे उस औरत के पीछे चलने लगा। काफी देर तक अलेक्जेंडर ने उस औरत का पीछा किया और अलेक्जेंडर के पीछे सारे सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़ लगा रहे थे। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को कॉल लगाकर कहा, अरे यह अलेक्जेंडर बाबा किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बस रास्ते पर इस तरह चल रहे हैं जैसे उन पर किसी ने वश कर लिया हो। कुछ देर तक सिक्योरिटी गार्ड अलेक्जेंडर के पीछे चलते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर